बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फिजिक्स के लेक्चर के साथ मैं हाज़िर हूँ और इस दुआ और ख्वाहिश के साथ कि आप बिल्कुल खैरियत से हो। तो आज का हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 11 और इसमें से जो टॉपिक सेलेक्ट किया गया है वो है नॉइस पोल्यूशन और दूसरा टॉपिक है अकॉस्टिक प्रोटेक्शन। तो चले बच्चों, अल्लाह ताला का नाम लेकर आज का टॉपिक शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले नॉइस पोल्यूशन को हम डिस्कस करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे, नॉइस पोल्यूशन के इफेक्ट्स देखेंगे और फिर इस पोल्यूशन अगर है तो इस पोल्यूशन को रिड्यूस कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले बच्चों, ये एक बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है, ये राइट साइड पर लिखा हुआ है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन म्यूजिकल साउंड एंड नॉइस। म्यूजिकल साउंड और नॉइस में क्या डिफरेंस है। तो ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहले म्यूजिकल साउंड इसको अगर डिफाइन करें, साउंड विच हैव प्लेजेंट इफेक्ट ऑन आवर ईयर्स आर कॉल्ड म्यूजिकल साउंड। साउंड विच हैव प्लेजेंट इफेक्ट ऑन आवर ईयर्स आर कॉल्ड म्यूजिकल साउंड। प्लेजेंट इफेक्ट का मतलब कि वो आवाज़ें जिनका हमारे कानों पर एक अच्छा खुशगवार असर होता है, जिसको हमें सुनना अच्छा फील होता है, तो फिजिक्स की टर्म में ये म्यूजिकल साउंड्स हैं। आल्दो इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि म्यूजिकल साउंड्स हर बंदे को भी अच्छी लगे। तो एनी हो, ये फिजिक्स की टर्म में हम इसको म्यूजिकल साउंड को कह रहे हैं। तो अब इसके एग्जांपल में साउंड प्रोड्यूस बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सच एज फ्लूट, हारमोनियम, ये इसके एग्जांपल हैं कि ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से जो साउंड प्रोड्यूस होती हैं, जैसे कि फ्लूट है, ये बांसुरी होती है, बज़ाहिर से सुरीली आवाज़ पैदा होती है, हारमोनियम और दूसरे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो वही बात है कि ये फिजिक्स की टर्म में हम इसको म्यूजिकल या प्लेजेंट इफेक्ट्स वाली साउंड कहेंगे, लेकिन हरगिज़ ये मतलब नहीं कि हर बंदा इसको कहे कि मुझे हाँ म्यूज़िक बहुत अच्छी लगती है या मेरे लिए म्यूज़िक जो है वो बहुत ही प्लेजेंट है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम चूँकि फिजिक्स की टर्म में इसको डिफाइन कर रहे हैं, इसलिए हम इस वो वर्डिंग यूज़ कर रहे हैं। तो म्यूजिकल साउंड, फिर कौन सी साउंड, साउंड विच है प्लेजेंट इफेक्ट ऑन आवर ईयर्स आर कॉल्ड म्यूजिकल साउंड। दूसरी फिर टाइप ऑफ साउंड्स हैं, नॉइस को भी डिफाइन करेंगे, साउंड विच है चेयरिंग एंड अनप्लेजेंट इफेक्ट ऑन आवर ईयर्स आर कॉल्ड नॉइस। ठीक हो गया जी। तो वो साउंड जिनका हमारे कानों पर एक अनप्लेजेंट, ना खुशगवार असर होता है, तो वो कहते हैं उसको नॉइस। ओके जी। तो अब एग्जाम्पल में आ जाएगा साउंड ऑफ मशीनरी। ये हैवी मशीनरी के चलने की आवाज़, स्लैमिंग ऑफ डोर्स, दरवाज़ा खुलने बंद होते हुए जो आवाज़ प्रोड्यूस होती है, एंड साउंड ऑफ ट्रैफिक। ये गालबन जो साउंड ऑफ ट्रैफिक है, ये तो ठीक ठाक तरीके से आप हर रोज़ को फेस करते होंगे। जब रोड पर चल रहे होते हैं तो शायद ही कोई पर्सन है जिसको ये इससे महफूज रहे, और इनका लेवल ऑफ साउंड इतना होता है कि अगर आप मोटर बाइक्स वगैरह पर ट्रैवल कर रहे हैं तो फिर आपको यूँ लगता है कि जैसे इन साउंड्स के समुंदर में कोई भी और चीज़ नहीं है जो आपको सुन सके या आपको महसूस हो सके। तो बच्चों, ये नॉइस और पोल्यूशन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन म्यूजिकल साउंड एंड क्वेश्चन था म्यूजिकल साउंड एंड नॉइज, ये उसका क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट फिर हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज नॉइस पोल्यूशन। आपने बच्चों सुना होगा एयर पोल्यूशन होती है, वाटर पोल्यूशन होती है, फिर टेम्परेचर राइज होने से थर्मल पोल्यूशन होती है, लेकिन एक और टाइप ऑफ पोल्यूशन जो है वो नॉइस की पोल्यूशन है। तो ये याद रखें कि नॉइस पोल्यूशन ऐसी कोई भी पोल्यूशन है, ऐसा कोई भी अनप्लेजेंट इफेक्ट है जो थ्रू साउंड्स पैदा हो सकता है। साउंड की वजह से अगर आप अनईजी फील करते हैं, आपको बुरा लगता है या आप पर कोई बैड इफेक्ट्स आते हैं, ये साउंड
की वजह से जो बैड इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं ये है नॉइस पोल्यूशन। ठीक हो गया जी। तो नॉइस पोल्यूशन हैज बिकम मेजर इशू ऑफ कंसर्न इन बिग सिटीज। नॉइस इज एन अनडिजायरेबल साउंड that is harmful for health of human and other species। ठीक हो गया जी। तो ये नॉइस की जो साउंड है होती साउंड नहीं है, लेकिन ये अनडिजायरेबल है। या तो इनमें कोई रिदम नहीं होता, या फिर रिदम भी अगर है तो इनकी लाउडनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिस वजह से हम परेशान हो जाते हैं। तो अब इसकी ट्रांसपोर्टेशन, इसकी सोर्सेज क्या है, किस वजह से ये नॉइस पोल्यूशन पैदा होती है। कुछ सोर्सेज यहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं, कुछ बहुत सारे और भी हैं जो यहाँ पर नहीं लिखे हुए। तो इनमें सोर्सेज में शामिल है ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट, जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए गाड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं। हैवी मशीनरी आर द मेन सोर्सेज ऑफ नॉइस पोल्यूशन। फॉर एग्जांपल नॉइस ऑफ मशीनरी in industrial area, loud vehicle horns, hooters and alarms। तो ये बच्चों कुछ हैं सोर्सेज ऑफ नॉइस, वो सोर्सेज जिनसे नॉइस पोल्यूशन प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। ह्यूमन जो है वो अपनी मुंह से बोलकर बहुत सारा अनवांटेड शोर या नॉइस प्रोड्यूस कर सकते हैं। मैं एग्जांपल लेता हूँ, आप असेंबली में सुबह अटेंड करते हैं, उसमें जब आपको कंट्रोल तरीके से असेंबली में लाया जाता है, वहाँ नेशनल एंथम होती है, मे भी कोई नात पढ़ी जाए, तिलावत की जाए, कोई मिली नगमा हो सकता है। तो वहाँ तक आल तो सारा स्कूल मिलकर भी वो आवाज़ में शामिल हो रहा होता है। तो उसके बावजूद चूँकि उस साउंड में एक ख़ास रिदम होता है, इसलिए वो आपको नॉइज़ फील नहीं होती। लेकिन अगर आपको क्लास में अकेला छोड़ दिया जाए, फिर वहाँ जो एक हशर नशर होता है, वही साउंड्स हैं, लेकिन अब उसमें कोई रिदम मौजूद नहीं है। कोई अचानक आवाज़ की लाउडनेस बढ़ रही है, कम हो रही है, मुख्तलिफ आवाज़ें आ रही हैं, उनमें आपस में कॉम्बिनेशन नहीं है, कोई सिमिलरिटी नहीं है। तो ये जो इर्रेगुलर पैटर्न से साउंड प्रोड्यूस होती हैं, जिनमें कोई रिदम नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है, तो ये फिर मिलकर बन जाती है नॉइस पोल्यूशन। देखते हैं फिर एक और शॉर्ट क्वेश्चन मार्क कर लो। नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ नॉइज, ये मैंने साइड पर क्वेश्चन लिख दिया है। व्हाट आर द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ नॉइज। तो अच्छा, ये थ्योरी का एक टॉपिक है। एक्चुअली बेसिकली थ्योरी है सारी, कोई इसमें इक्वेशन फार्मूला तो नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपकी इंटरेस्ट बरकरार रहे। और उम्मीद है कि मैं आपको देख तो नहीं रहा, फील कर रहा हूँ कि आपकी इंटरेस्ट इसमें मौजूद है, और अल्लाह करे कि जो मैं सोच रहा हूँ वो वैसा ही एक्चुअली वैसा ही हो रहा होगा। तो चलें। नॉइस है नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ एज इट कैन कॉज कंडीशन ऑफ कंडीशन सच एज हियरिंग लॉस। बहुत ज़्यादा नॉइस जो है वो आप उसकी वजह से आपका हियरिंग लॉस हो सकता है, आपका यानी सुनने की जो काबिलियत है वो कम हो सकती है। स्लीप डिस्टर्बेंस, सोने में डिस्टर्बेंस हो सकती है, सही तरह से नींद नहीं आएगी शोर वाली जगह पर। अग्रेशन, ये अग्रेशन कुछ लोगों में होती है, उसकी बाकी रीज़न की साथ साथ एक रीज़न उसकी ये नॉइस भी होता है। आपने ये वाक़या कई दफ़ा सुना देखा होगा, बल्कि जिसके रिस्पॉन्सिबल भी आप हैं, कि क्लास में आपने बहुत ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन प्रोड्यूस की हुई है, शोर मचाया हुआ है, और बाद दफ़ा इसी नॉइस की वजह से आपके टीचर में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, अग्रेशन आ जाती है। ये आपने मैक्सिमम स्टूडेंट ने ये कैफियत देखी होगी क्लास में। तो ये अग्रेशन जो कि टीचर ठीक ठाक अच्छे मूड से क्लास में आया था, लेकिन आपकी नॉइस की वजह से, नॉइस पोल्यूशन की वजह से वो अग्रेशन की कैफियत में है। तो ये बच्चों, ये नॉइस के इफेक्ट्स आपने डेफिनेटली कई बार क्लास में भी देखे होंगे। हाइपर टेंशन, टेंशन वैसे आपने ये वर्ड सुना था 9th क्लास में कि जब किसी स्ट्रिंग को, किसी रस्सी को, धागे को खींचा जाए, तब उसमें फोर्स की वजह से उसमें मौजूद होती है टेंशन।
लेकिन ह्यूमंस के लिए टेंशन क्या है? एक्चुअली होता ये है कि जब हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाए या परेशान हो जाए हम, तो हमारी जो वेसल्स हैं, वो बारीक नालियाँ जहाँ से खून की सप्लाई होती है पूरी बॉडी में, वो थोड़ा सा श्रिंक हो जाती है, उसका साइज कम हो जाता है। जब वहाँ से ब्लड को गुजरने के लिए कम रास्ता मिलेगा, यानी तो फिर क्या होगा कि ब्लड ने पीछे हार्ट ने ब्लड को जब पुश करना है तो फिर उनमें स्ट्रेचिंग पैदा हो जाएगी। ये है हमारे लिए टेंशन, जो ह्यूमन के लिए टेंशन होती है। तो वो इस खिंचाव जो कि किस वजह से पैदा हुआ, परेशानी की वजह से वेसल का सुराख तंग हो गया और अब उसमें ब्लड का प्रेशर ज़्यादा मौजूद है, वो जो उस वजह से खिंचाव होगा, तो वो टेंशन है। ये किसी हद तक कुछ ना कोई टेंशन तो डेफिनेटली मुख्तलिफ सूरत हाल में हम फेस करते हैं, लेकिन अगर इसकी बहुत ज़्यादा इसकी इंटेंसिटी या इसकी वो बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा टेंशन की कैफियत बहुत ज़्यादा हो जाए, वो ऐसे हो सकता है कि जब इतनी ज़्यादा टेंशन हो जाए कि वो पर्सन चीज़ें तोड़ना शुरू कर दें, चीखना शुरू कर दे, शोर मचाना या इवन के पकड़ कर किसी को मारना शुरू कर दे, तो ये बच्चों हाइपर टेंशन की कैफियत है। या वो बहुत ही ज़्यादा इतना टेंशन में आ जाए कि वो बिल्कुल गुमसुम हो जाए, तो ये बच्चों बाकी और फिर इसकी रीज़न भी हो सकती है, लेकिन इसकी एक जो रीज़न है वो नॉइस भी है, हाई स्ट्रेस लेवल। ये पॉसिबल इसके इफेक्ट्स हैं। आप चाहें तो पैराग्राफ में इसको लिख लें या आपकी मर्जी है इसको बेशक नंबरिंग कर लें। नॉइस कैन आल्सो कॉज एक्सीडेंट्स बाय इंटरफेयरिंग विद कम्युनिकेशन एंड वार्निंग सिग्नल। ये बात को समझ लें, इसका क्या मतलब है कि नॉइस की वजह से एक्सीडेंट कैसे हो सकते हैं, जबकि अक्सर तो आपने सुना होगा कि किसी की गलती की वजह से एक्सीडेंट हो गया, या मशीन उसकी जो गाड़ी अचानक कोई टायर बस्ट हो गया इस वजह से एक्सीडेंट, या उसने कोई सही तरह से किसी पर्सन को आते हुए देखा नहीं था, तो विजन की वजह से हो सकता है। लेकिन याद रखिए कि एक उसमें वजह ये नॉइस भी है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे है। फर्ज करें आप रोड पर ट्रैवल कर रहे हैं और वहाँ रोड्स पर आपको इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं। एक तो होता है ट्रैफिक सिग्नल के थ्रू, वो आप तक कम्युनिकेशन की जाती है लाइट्स के डिफरेंट कलर्स की वजह से, और इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि आपने अब स्टॉप होना है, आपने रुकना है, या कोई खास एरो ब्लिंक कर रहा है तो उस तरफ आपने ट्रैवल करना है या नहीं करना। ये तो आपको सिग्नल के थ्रू इंस्ट्रक्शन दी जा रही है। लेकिन कभी शहर में जाएं या बाद दफ़ा ऐसे रोड्स के पर भी जहाँ ज़्यादा गैदरिंग होती है, यहाँ हर पर्सन को वो सिग्नल नहीं नज़र आ रहा होता है, वहाँ पर कुछ ट्रैफिक के जो लोग हैं ट्रैफिक वाले, वो एक स्पीकर के थ्रू भी आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं। आपने सुना होगा वो कह रहे होते हैं कि यहाँ गाड़ी मत रोके, गाड़ी को ले जाएं, साइड पर कर लें, यहाँ ट्रैफिक जाम ना करें। तो अब ये जो कम्युनिकेशन हो रही है ये बच्चों साउंड के थ्रू हो रही है। लेकिन वहाँ पर अगर ट्रैफिक का इतना ज़्यादा शोर है या किसी वजह से इतना म्यूज़िक बहुत ज़्यादा बज रहा है, इतना ट्रैफिक का शोर है कि आप वो ट्रैफिक वाले बेचारे की क्या आवाज़ सुननी है, आपके कान को कोई और आवाज़ सुननी नहीं रही। उसने जो आपको इंस्ट्रक्शन दी थी आप तक वो कम्युनिकेशन नहीं हो सकी, आपने उसको फॉलो नहीं किया और इस वजह से भी कोई आप गलती कर सकती है, कोई एक्सीडेंट की एक वजह हो सकती है। तो बच्चों ये इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं। फिर वो क्या लेवल है जो हमारे लिए सेफ है। तो एक और शॉर्ट क्वेश्चन है, ऑन विच फैक्टर्स द सेफ लेवल ऑफ नॉइस डिपेंड्स। वो कौन से फैक्टर हैं जिस पर सेफ लेवल ऑफ नॉइस डिपेंड करता है? वो है अ सेफ लेवल ऑफ नॉइस डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। नंबर 1, लेवल या वॉल्यूम ऑफ नॉइस, कि जो आप नॉइस सुन रहे हैं, जो मजबूरन कुछ ना कुछ नॉइस तो आपको सुनना पड़ता ही है, वो जो आप नॉइस सुन रहे हैं उसका वॉल्यूम कितना है। कम वॉल्यूम का नॉइस तो फिर भी काबिल बर्दाश्त है, लेकिन अगर वैसे ही किसी ने आपके कान के पास आके पटाखा चला दिया है तो वो आल्दो नॉइस का टाइम तो कम था लेकिन वॉल्यूम इतना ज़्यादा है कि आप सर को पकड़ के बैठ जाते हैं, या उसका सवेयर जो इफेक्ट है वो आप फील करते हैं। ये इस वजह से हुआ कि उस नॉइस का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था। दूसरी चीज़ जिस पर ये सेफ लेवल ऑफ साउंड डिपेंड करता है वो है पीरियड ऑफ एक्सपोजर टू दी नॉइस। बच्चों बात ये है कि इसका मतलब ये है कि कितने टाइम के लिए आप
आपकी जो बॉडी है, आपके जो एयर्स हैं वो नॉइस सुनते रहे हैं। एक्सपोजर टाइम कितना है, तो अब ये दो चीज़ें हैं नॉइस का इफेक्ट ज़्यादा करने वाली। एक तो उसका अगर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, दूसरा अगर ज़्यादा टाइम के लिए आपको ये नॉइस सुनना पड़ता है। आगे फिर उसके बाद ये दो पॉइंट्स आपने लिखने हैं। एक सेफ लिमिट बता दी है, आ लेवल ऑफ नॉइस रिकमेंडेड इन मोस्ट कंट्रीज इज यूजुअली 85 to 90 डेसिबल ओवर एन 8 आवर वर्क डे। अगर आप 8 आवर वर्क डे में मौजूद हैं तो वहाँ पर 85 से लेकर 90 डेसिबल तक जो इंटेंसिटी या साउंड लेवल है वो किसी हद तक सेफ कंसीडर किया जाता है। तो ये 85 to 90 के साथ जो डीबी लिखा हुआ है तो ये डेसिबल है। तो अच्छा, ये एक तो आप इसको मार्क कर लें, कोई एमसीक्यू वगैरह पॉसिबल हो सकता है। और दूसरा आपको ये बताना है कि ये डीबी जो लिखा हुआ है डेसिबल, ये बेसिकली इंटेंसिटी लेवल का एक यूनिट है। बेल ऐसा यूनिट है, उससे छोटा यूनिट डेसिबल है। इंटेंसिटी लेवल या साउंड लेवल, ये पूरा एक टॉपिक आप इससे पहले पढ़ चुके हो, तो उम्मीद है आपके जहन में होगा। तो ये कह रहे डेसिबल जो है ये इंटेंसिटी लेवल या साउंड लेवल का एक यूनिट है। ओके जी, अगर नॉइस के इतने बैड इफेक्ट्स हैं जिससे कि एग्रेशन हो सकती है, हाइपरटेंशन हो सकती है, एक्सीडेंट्स हो सकती है, तो क्यों ना इसी को किसी हद तक रिड्यूस करने के लिए भी सोच लिया जाए। तो ये याद रखिए कि नॉइस को रिड्यूस करने के लिए सिर्फ ये नॉइस रिड्यूसिंग इंस्ट्रक्शन पढ़ लेने से ही नॉइस रिड्यूस नहीं हो जाना, या जो कुछ लाइंस आप 2-4 बार पढ़कर ये ना सोच लेना कि ये चूँकि आपने नॉइस रिड्यूस करने वाले पॉइंट्स अच्छी तरह पढ़ लिए हैं तो डेफिनेटली अब नॉइस जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो ऐसी बात नहीं है, नॉइस रिड्यूस होना है कि आप प्रैक्टिकली क्या काम कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। तो प्रैक्टिकली नॉइस रिड्यूस करने के लिए हमारी जो एफर्ट है उससे नॉइस किसी हद तक मिनिमाइज या रिड्यूस किया जा सकता है। ये ऐसे स्टेप्स होते हैं जो किसी हद तक हर पर्सन इसको जानता होता है, लेकिन बात है उसका हम प्रैक्टिकली कितना फॉलो कर रहे हैं। तो नॉइस पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस टू एक्सेप्टेबल लेवल बाय रिप्लेसिंग द नॉइसी मशीनरी विद एनवायरनमेंट फ्रेंडली मशीनरी, यानी वो मशीनरी जो बहुत ज़्यादा नॉइस प्रोड्यूस करती है उसकी बजाय अगर एनवायरनमेंट फ्रेंडली मशीनरी यूज़ कर ली जाए जो कम नॉइस प्रोड्यूस करती हैं तो उससे किसी हद तक रिड्यूस किया जा सकता है। एंड इक्विपमेंट्स पुटिंग साउंड रिड्यूसिंग बैरियर्स, और साउंड रिड्यूसिंग बैरियर्स से नॉइस कम किया जा सकता है। जैसे मैंने कहा था कि ये सॉफ्ट पोरस मटेरियल जो है ये साउंड के बैरियर्स है। इस तरह गाड़ियों के इंजन के पास भी साउंड बैरियर लगे होते हैं, साउंड एब्जॉर्बिंग या नॉइस प्रूफ वो मटीरियल लगाए जाते हैं जिससे साउंड के उसका जो गाड़ी का इंजन है उसकी आवाज़ ज़्यादा बाहर नहीं आती। और यूजिंग हेयरिंग प्रोटेक्शन डिवाइसेस, या कानों के गिर्द वो डिवाइसेस लगा ली जाएं जिससे आवाज़ या वो किसी हद तक लेवल जो उसका कम हो जाएगा। एनी हो, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट फिर एक टॉपिक है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ अकॉस्टिक प्रोटेक्शन। सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि अकॉस्टिक प्रोटेक्शन है क्या चीज़। एक शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, व्हाट इज अकॉस्टिक प्रोटेक्शन। ये बोर्ड के पेपर ही से मैंने यहाँ पर लिखा है। अगर इसको डिफाइन करें, द टेक्निक और मेथड यूज टू absorb undesirable sound by soft and porous surfaces is called acoustic protection। यानी वो मेथड या वो टेक्निक को acoustic protection कहेंगे, यूज टू absorb undesirable sound, यानी undesirable sound को absorb करने के लिए यूज होती है by soft and porous surfaces। soft कहते हैं नरम और porous कहते हैं ये ऐसा कोई भी सरफेस जिसमें बारीक सुराख होते हैं, जैसे क्लॉथ्स, ये हमारे सोफे, बेड्स, ये वो मटेरियल्स हैं जो साउंड को मैक्सिमम अब्जॉर्ब करते हैं, पोरस मटेरियल होते हैं। इसी तरह ट्रीज जो है वो भी साउंड को अब्जॉर्ब करती हैं, तो ज़्यादा ट्रीज होने की वजह से या ये सॉफ्ट मटेरियल लगाने से भी नॉइस को रिड्यूस किया जा सकता है। अब हमने साउंड को रिड्यूस कैसे करना है, तो इसके लिए हमें ये नॉलेज होना चाहिए कि वो मटेरियल कौन से हैं जो साउंड को ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है और वो कौन से मटेरियल हैं साउंड को ज़्यादा अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज मोर प्रोमिनेंट इफ सरफेस इज रिजिड एंड स्मूथ।
अगर कोई सरफेस रिजिड है और सॉलिड सरफेस है या वो स्मूथ है तो उससे साउंड की रिफ्लेक्शन ज़्यादा होती है, जैसे दीवारों से ज़्यादा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होगी। एंड लेस इफ सरफेस इज सॉफ्ट एंड इरेगुलर, और अगर कोई सरफेस सॉफ्ट है जैसे दरख्त होते हैं, ये हमारे सोफे पर्दे वगैरह होते हैं, ये सॉफ्ट होने की वजह से यहाँ से साउंड की रिफ्लेक्शन कम होती है। सॉफ्ट पोरस मटेरियल सच एज ड्रेपरी रग्स अब्सॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी and thus quiet echoes and softening noises. Thus, by using such material in noisy places, we can reduce level of noise pollution. ये ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल करके हम किसी हद तक noise pollution को reduce कर सकते हैं। However, if noise of classrooms or public halls are too absorbed, मतलब ये कि इफ दी सरफेस ऑफ द क्लासरूम, अगर क्लासरूम या किसी बड़े हॉल की जो क्लासरूम की सरफेस हैं, दीवारें हैं, छत है, ये वो इतनी ज़्यादा साउंड को एब्जॉर्ब करने वाली है तो उससे फिर प्रॉब्लम ये होगा कि ऑडियंस तक प्रॉपर साउंड नहीं पहुंचेगी, बल्कि मैक्सिमम साउंड वैसे ही एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो इसलिए इनमें बैलेंस रखना ज़रूरी होता है। फिर ये होगा कि साउंड लेवल में भी लो फॉर दी ऑडियंस, तो ऑडियंस के लिए साउंड लेवल बहुत कम हो जाएगा। फिर वहाँ हमें प्रॉब्लम आएगा कि हर बंदे तक आवाज़ ही नहीं पहुँच रही, और नॉइस में ये प्रॉब्लम आ रहा था तो हर पर्सन तक आवाज़ जो ज़रूरत से ज़्यादा पहुँच रही है, तो इनमें फिर बैलेंस रखना होता है। सम टाइम व्हेन साउंड रिफ्लेक्ट फ्रॉम दी वॉल्स, सीलिंग एंड फ्लोर ऑफ रूम, रिफ्लेक्टेड सरफेस आर टू रिफ्लेक्टेड, यानी बाद दफ़ा साउंड मल्टीपल रिफ्लेक्शन होती है और सरफेस जो है वो इतनी ज़्यादा साउंड को रिफ्लेक्ट करती है दैट साउंड बिकम गार्बल्ड, यानी वो साउंड जो है वो गार्बल्ड बन जाती है, यानी उसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है, मीनिंग ही गलत हो जाता है। जैसे ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शंस कॉल्ड रेवर्बरेशंस, ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन जो बहुत ज़्यादा आवाज़ें गूंज रही होती है इनको रेवर्बरेशंस कहते हैं। इन दी डिज़ाइन ऑफ लेक्चर हॉल्स, ऑडिटोरियम और थिएटर हॉल्स, a balance must be achieved between reverberations and absorption. reverberation है बहुत ज़्यादा आवाज़ें गूंजती ना रहे, ये भी नहीं होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा absorption भी ना हो जाए कि कुछ सुने ही ना, बल्कि इन दोनों के दरमियान कोई चीज़ करनी चाहिए, बैलेंस रखना चाहिए। It is offered advantage to place reflective surfaces behind the stage to direct sound to the audience. ये जो बड़े हॉल होते हैं इनमें एक टेक्निक ये की जाती है कि वो जो स्टेज होता है इसके बिहाइंड पे ऐसी सरफेस लगा दी जाती है जो साउंड को रिफ्लेक्ट करती है, क्योंकि फिर वहाँ से साउंड रिफ्लेक्ट होकर ऑडियंस तक प्रॉपरली पहुँच सकेगी। जनरली सीलिंग ऑफ लेक्चर हॉल्स, कॉन्फ्रेंस हॉल्स एंड थिएटर हॉल्स आर कट सो दैट साउंड आफ्टर रिफ्लेक्शन में रीच ऑल दी कॉर्नर्स ऑफ दी हॉल। ये देखिए, ये हॉल का एक जो रूफ है वो कर्ड है, यहाँ पर साउंड प्रोड्यूस हुई है, ये जो ऊपर रूफ है यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस ऑडियो की तरफ जा रही है। इससे किसी हद तक कह लें कि ये ज़्यादा अब्जॉर्प्शन जो है उसको किसी हद तक कम किया जा सकता है। ये दूसरा एक रिफ्लेक्टिव सरफेस है, यहाँ से जो साउंड वेव है रिफ्लेक्ट होकर वापस ऑडियो की तरफ जा रही है। समटाइम्स कर्ड soundboards are placed behind the stage so that sound after reflection distributed evenly across the hall। तो ये है बच्चों टेक्निक। ये garbled to, इसका मीनिंग मैंने लिखा हुआ है, to so alter or distort as to create a wrong impression or changing the meaning। आवाज़ें आप धड़ाधड़ सुन रही है लेकिन उसकी समझ ही कुछ नहीं आ रही है, आपको कहा कुछ और गया है और आप उसका मीनिंग चेंज हो गया, आप मिक्स ही आवाज़ सुनी, आपने कुछ उसका और मतलब समझ लिया। रेवर्बरेशंस एंड इफेक्ट और इम्पैक्ट दैट रिसेम्बल्स एंड इक्वल्स, गूंज की तरह का इम्पैक्ट जो पैदा होता है। बच्चों इसके साथ ही आपका ये आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ है, मुझे इजाज़त है, उम्मीद है आपको समझ आएगी।
एक बात, नॉइस पोल्यूशन से खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।